अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मरियम खोखर हूँ। कल हमने अपनी जो वीडियो थी उसमें पैनिक डिसऑर्डर के हवाले से, उसकी अलामतों के हवाले से डिस्कशन की। आज हम अपनी वीडियो को जो आगे लेकर जाएंगे इसमें हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इससे पहले कि मैं पैनिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बारे में आगे बढ़ूँ, मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे चैनल में जो ज़हनी आगाही के मुतल्लिका वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से मैसर हो सकें और आप इस सिलसिले में हमारे साथ चल सकें। पैनिक डिसऑर्डर की बीमारी, जिसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि इससे सेहत के बारे में या मौत के बारे में डर खौफ की बीमारी कहा जाता है। तो इस बीमारी की तशख़ीस इस तरह से होती है कि एक शख्स को पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं और वो 24 घंटे में अपनी सेहत के हवाले से ज़रूरत से ज़्यादा एबनॉर्मली जो है वो उसको तवज्जो दे रहा होता है या एबनॉर्मली कंसर्न्ड होता है इस चीज़ के बारे में। तो इसकी तशख़ीस नफ्सियात का डॉक्टर करता है, जिसमें वो आपसे जो है डिटेल में इंटरव्यू करता है। इंटरव्यू करने के साथ साथ कुछ ऐसी जिस्मानी बीमारियां भी होती हैं जिसमें लोगों को पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, जिसमें थायराइड का टेस्ट जो है वो लाजमी करवाया जाता है। लेकिन ये टेस्ट तब करवाया जाता है अगर जिस्मानी मुआयने के ऊपर या इसके साथ कुछ और ऐसी अलामतें मौजूद हों जो इस जिस्मानी बीमारी की तरफ निशानदही कर रही हों। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। पैनिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट सिलसिला जो होता है वो जो थेरेपी होती है, काउंसलिंग सेशंस होते हैं, वो हैं जिसके अंदर मरीज़ के साथ साथ आपने फैमिली को भी इन्वॉल्व करना होता है। पैनिक डिसऑर्डर की बीमारी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पेशेंट को सिर्फ दवाई दें और वो दवाई के साथ इम्प्रूव हो जाए। इसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नफसियाती तौर पे घर वालों को और मरीज़ को ये बात समझाई बताई जाए कि आखिर बीमारी है क्या और जब ये अटैक आए तो उस दौरान करना क्या होता है। तो इसमें जो सूरत हाल बीमारी की होती है, जिसमें अगर शिद्दत हल्की हो और दरमियानी हो, तो वहाँ पे हम बहुत आसानी से मरीज़ को कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, जिन एक्सरसाइजेस में से दो के नाम मैं आपको बता रही हूँ। एक को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहा जाता है और एक को PMR यानी प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक कहा जाता है। इन दोनों में से कोई एक वर्जिश मरीज़ को सिखाई जाती है। कुछ हफ्तों के लिए पेशेंट को उस एक्सरसाइज के ऊपर जो है वो परफेक्ट किया जाता है। जब पेशेंट हफ्ता 10 दिन उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से उसको सीख लेता है, तो फिर उसको बताया जाता है कि जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो वो इसको दोबारा भी रिपीट कर सकता है। इसके साथ साथ मरीज़ को ये भी बताया जाता है कि वो जब जब वर्जिश करे वो उस वक्त अपने आप को एक नॉर्मल हालत में बैठकर अपनी बीमारी के बारे में आगाही ज़रूर दे कि ये बीमारी है क्या, ये क्यों पैदा होती है और इस दौरान होता क्या क्या है। और सबसे अहम बात मरीज़ ने जो अपने आप को इस आगाही के दौरान बतानी होती है वो ये होती है कि ये एक नफसियाती डर खौफ की कैफियत है जो हमारे ऊपर तारी होती है। ये सिलसिला इसका जानलेवा नहीं होता और ये बीमारी ऐसी है कि इससे कभी किसी इंसान की मौत वाक़ई नहीं हुई। तो इससे भी मरीज़ जब अटैक में मौजूद हो या अटैक में ना भी हो, वो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के साथ जब ये जुमले दोहराता है तो वो ख़ुद को काफ़ी बेहतर महसूस करता है। घर वालों के लिए इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि घर वालों ने मरीज़ जब घबराहट परेशानी में वावेला करे तो उसका हिस्सेदार उन्होंने नहीं बनना होता। यानी मरीज़ का बीपी चेक नहीं करना होता, उसको किसी किस्म का पानी 7 अप वगैरह नहीं पिलानी होती, उसके इर्द गिर्द खड़े होके कोई और ऐसा सिलसिला नहीं करना होता कि जिससे उसका डर और खौफ ज़्यादा बढ़े, बल्कि उसके करीब पुरसकून होकर बैठ जाना होता है। अगर कोई दवाई उस वक्त खाने के लिए कही गई है तो वो मरीज़ को दवाई पेश की जाती है कि आप ये इस्तेमाल करें, और पास बैठे शख्स ने यही तसल्ली देनी होती है कि ये लहर की तरह की कैफियत है, ये हल्का सा अटैक है, ये जानलेवा नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको जो सांस की वर्जिश कोई सिखाई गई है आप उसको दोहराएं। तो इस तरह फिर ये होता है कि वक्त के गुजरने के साथ साथ ट्रीटमेंट में मरीज़ के दौरे के दौरानिए कम होते जाते हैं, शिद्दत कम होती जाती है और यूँ पेशेंट मुकम्मल बेहतरी की तरफ आता है। जहाँ तक अद्वियात का ताल्लुक़ है, जहाँ मरीज़ की बीमारी की शिद्दत ज़्यादा हो, अटैक्स काफ़ी अरसे से आ रहे हों और मरीज़ नफसियाती तरीका खाली पहले से अपना रहा हो और वो इम्प्रूव ना हो रहा हो, तो वहाँ पे हम फिर मेडिकेशन स्टार्ट करवाते हैं। मेडिकेशन में अमूमी तौर पे ऐसे सारे प्रिस्क्राइब की जाती हैं और इनके ऊपर पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पांस देता है। ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग साइकाइट्रिस्ट इनको प्रिस्क्राइब करता है। इसमें कुछ एंजियोलिटिक्स भी दिए जाते हैं जो बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उन मेडिकेशन को 20-21 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवाया जाता।
کیونکہ پھر پیشنٹ کے ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو یہ سارا جو ٹریٹمنٹ کا ایک ڈومین ہے، یہ ایک نفسیات کا ڈاکٹر جو ہے اس کو ارینج کرتا ہے، جس میں وہ نفسیاتی طریقہ اور ساری بیماری کی آگاہی بھی آپ کو بتاتا ہے، پلس وہ یہ دیکھتا ہے کہ میڈیسن کی کس کی ضرورت ہے اور کس کی ضرورت نہیں ہے، کون سی دوائی کو جلدی بند کرنا ہے اور کون سی دوائی کو دیر سے بند کرنا ہے. تو یہ جو پینک ڈس آرڈر کی بیماری ہے، اس میں جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اس میں پیشنٹ نے 100% بہتر ہونے کے بعد کم سے کم 6 سے 8 ماہ میڈیکیشن کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے. اس دوران اس نے یہ نفسیاتی طریقوں کو بھی جو ہے ان کے اوپر عمل پیرا ہونا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ پھر بیماری جو ہے وہ جڑ سے اکھڑ جاتی ہے اور دوبارہ زندگی میں اس کے آنے کے چانسز کافی زیادہ کم ہوتے ہیں. آپ سب کے تعاون کا بہت بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ میں نے جو آپ کو ساری اس کے بارے میں معلومات فراہم کی وہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. مجھے اس بات پہ بہت خوشی ہوگی اگر آپ کو اس بیماری کے حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں سوالات ہوں تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پلیز شیئر کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ